हमारे साथी वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, आदरणीय नरोत्तम कोठारी साहब चेयरमैन, आदरणीय श्रीमती अनिला जी कोठारी, श्रीमती सुनीता गहलोत जी, मेजर जनरल साहब सुभाष पारिक जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, प्रेम सिंह लोढ़ा साहब, आदरणीय विमल सुराणा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित आदरणीय प्रवीण छाबड़ा साहब, जस्टिस चोपड़ा साहब, जस्टिस पानाचंद जैन साहब और भी हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं। भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान महावीर के नाम से जो पौधा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब ने उस वक्त विद्या विनोद काला साहब के ज़माने में 1 रुपये में ज़मीन दी गई। और जैसा कोटा साहब ने बताया कि किस प्रकार से जब जिम्मेवारी उनके ऊपर आने लगी तो काला साहब ने व सुराणा साहब ने जो आज बैठे हमारे साथ में, इन्होंने हौसला अफजाई करी और ये जिम्मेवारी ओढ़ी कोटारी साहब ने। और हम सबको गर्व है कि उस जिम्मेवारी को कोटारी साहब ने बखूबी निभाया है। उसी कड़ी में हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनको अपनी ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि एक राजस्थान में एक सुविधा जो है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की जिस रुपये मिल रही है वो तारीफ़ काबिल है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कैंसर की स्थिति के बारे में बताया आपको, देश पर किस प्रकार से प्रदेश में और किस प्रकार से बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग चिंतित हो जाते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था तो कोटारी साहब का सपना है कि इस काम को वो अभी तो कर रहे हैं जिस रूप में जोड़ रहे हैं पूरे परिवार को, परंतु वो चाहते हैं कि पूरे उत्तर भारत में और देश के अंदर सबसे सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में ये विकसित हो। और मैं मानता हूँ कि ये भावना होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अभी धारीवाल जी जब कह रहे थे कि 225-30 करोड़ रुपए लगाना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को भी सोचना पड़ता है जब कोई योजना बनाते हैं, और 100 करोड़ की योजना है, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की है, तो अगर जनहित के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जो तय किया है और जो प्रेरणा इनको अपनी पत्नी से मिलती है, अनिला जी से, उनके दबाव में मेरे ख्याल से इन्होंने किया। क्योंकि जब मुझसे मिलना आए दोनों, तब मैंने पहली बार देखा कि महिला का सशक्तिकरण क्या होता है। तो आप समझ सकते हो कि अनिला जी पूरी तरह जो समर्पित है इस अस्पताल के लिए, और जिस रूप में सब महिलाओं को लेके वो चल रही है और प्रबंधन जिस रूप में किया है, और मरीजों से जाके मिलना बहुत बड़ी बात है। पैसा लगाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, पर पैसा लगाने के साथ साथ में आप मरीज की सेवा करो, उस भावना के साथ में अपने मित्रों को जोड़ो और हर वार्ड में जाओ, मरीजों से मिलो, उससे मरीज का हौसला बहुत बढ़ता है। जिस प्रकार डॉक्टर के व्यवहार से बढ़ता है, उसी प्रकार से अगर प्रबंधन करने वाले लोग भी अगर जाए मरीजों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक ऐसी भावना है जिसको हम सम्मान करते हैं। इस महावीर कैंसर हॉस्पिटल के बारे में जितनी बातें कही गई या कहे वो कम है। और ये कोई प्रॉफिट का काम नहीं है। जो कई अस्पताल प्रॉफिट कमाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि शिक्षा में और स्वास्थ्य के अंदर, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संविधान के अंदर भी ये भावना है, इसमें कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। ये काम वो है जो एक प्रकार से समाज की सेवा है। इसमें प्रॉफिट कोई कमा नहीं सकता, और जो कमाते हैं वो गलत काम करते हैं।
इसमें जो प्रॉफिट आता भी है कुछ थोड़ा बहुत, वो वापस वहीं लगाया जाता है उसके एक्सपेंशन के अंदर। मैंने कोटवाल साहब को कहा, आपको जो है, आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। अरे धारीवाल साहब, मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ आप दोनों के लिए। इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आप मालूम है। तो मैं जो बात बहुत मार्मिक कह रहा हूँ आपको कि लोग समझते नहीं हैं, स्वास्थ्य में शिक्षा में पैसा कोई कमा नहीं सकता, व्यापार नहीं है वो। पर आप देखते हो कि कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं पीछे से कमाने का, वो गलत है रास्ता। इसलिए मैं कोटा साहब को कहना चाहूँगा, अभी मैंने वो कह भी रहा था, आप इस बात को क्लियर करें कि भगवान महावीर के नाम से जो अस्पताल है वो कोई प्रॉफिट आपके परिवार के लिए नहीं है। अगर पैसा 2 पैसा बच भी जाता होगा आपका तो आप यहीं लगा रहे हैं, एक्सपेंशन के लगा रहे हैं। ये बात पब्लिक में क्लियर होनी चाहिए। कई बड़े बड़े अस्पताल है देश के अंदर, हो सकता है उसमें कई लोग अच्छा काम भी करते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, पर कई लोग उसका व्यापार करते हैं और कोई न कोई तरीके से साइफन करते हैं पैसे को। इस प्रकार से इतना हाई रेट होती है उनकी इलाज की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख है, बिल्कुल तो मामूली बात है। और गरीब आदमी, हमारे संस्कार ऐसे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हर व्यक्ति जाता, मेरे माँ बाप वाले बूढ़े हैं, कैंसर हो गया है और कोई बीमारी हो गई है, चाहे मेरा मकान बिक जाए, मेरे गहने बिक जाए, तब मैं मेरा इलाज करूँ इनका और इनको जिंदा रखने में कोशिश करूँ। ये हमारे संस्कार में है। ये नहीं देखते भाई तो बचने वाले नहीं है, सबको मालूम है 6 महीने के मेहमान हैं, तब भी वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, हालांकि उनकी पोल खुल गई इस बार, कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। जो गलत काम करते हैं उनकी पोल भी खोल दी। पैसे वालों को मालूम पड़ गया कि ज़िंदगी में पैसे सब कुछ नहीं है। जिस रूप में बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में पैसे वाले लोग कहने लगे ना, हमारे पास में लाखों करोड़ रुपए हैं, हम लोग भिखारी बन गए, एक बेड हमें नहीं मिल पा रहा अस्पताल के अंदर। ये स्थिति थी। तो आप सोच सकते हो कि पैसा किस काम का। अगर आपको ज़िंदगी बचाने के लिए बेड नहीं मिले अस्पताल के अंदर, और जहाँ जहाँ प्राइवेट अस्पताल खड़े हुए हैं वहाँ ये स्थिति बनी। राजस्थान में सौभाग्य से हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को मना नहीं किया, पर साथ के अंदर हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में सरकारी अस्पताल, सब सेंटर गांव-गांव में, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और तो और ये एसएमएस आपका 47 में 1947 में आज़ादी के वक्त में जो पंडित नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, जब ये बना था पहला हॉस्पिटल, उसके लगे थे कि था उस वक्त में, 12 कब था मुझे मालूम नहीं, उसे तो थोड़ा पहले बना होगा, पर एक ही था आज़ादी के वक्त में। और 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 20 साल पहले, तब 6 मेडिकल कॉलेज थी राजस्थान के अंदर। हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, इसलिए फिर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज लगा करके पता नहीं झड़ी लग गई, कितने कॉलेज बन चुके मेडिकल के। और सरकारी क्षेत्र में भी यूपीए गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी, एनडीए गवर्नमेंट स्कीम चालू रही। आज हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान के हम 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 16 जिले में बन चुकी कॉलेज चल रही है, बाकी का काम चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 4 कॉलेज का शिलान्यास किया राजस्थान की। तो आप सोच सकते हैं कि आज राजस्थान कहाँ किस रूप में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में हमने दवाएं फ्री कर दी। पिछली बार जब मैं दूसरी बार बना मुख्यमंत्री तब टेस्ट फ्री कर दिए। बुजुर्गों के तो हमने एमआरआई और सीटी स्कैन भी फ्री कर दी थी। और तो अभी हमारे कोड़े साहब तो इससे प्रभावित है, अभी मुझे कह रहे थे
साहब आपने तो पशुओं की दवाई फ्री कर दी और भावुक हो रहे थे वो पशुओं के लिए। पिछली बार मैंने कर दी थी, तमाम पशुओं की दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, डायलिसिस फ्री। और अब तो हम लोग क्या स्कीम जो हमने सरकार मंत्री नारा दिया था, पहला सुख निरोगी काया। और इसीलिए अभी जब हमारे बोल रहे थे, एडी साहब बोल रहे थे, मेजर साहब, प्रिवेंशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसी दृष्टिकोण से हमने लॉन्च करवाया प्रोग्राम। डॉक्टर सरीन को बुलाया दिल्ली से, और अपोलो हॉस्पिटल के भी जो उनकी डॉक्टर है डॉक्टर रेड्डी की, वो आई थी, और डॉक्टर बेंगलोर वाले क्या नाम, डॉक्टर पूरा नाम क्या, नाम क्या पूरा, चलो जो देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी, इनका नाम बड़ा नाम है। इनको हम लोगों ने बुलाया, लॉन्च करवाया कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। अगर बीमारी हो ही नहीं, उसके लिए अपन एजुकेट करें लोगों को, तो सरकार का भी करोड़ों रुपये बचेगा, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा होगी, उनकी बीमार पड़ेंगे नहीं तो उनका पैसा भी खर्च नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर भी खराब नहीं होगा। पर ये हमने स्कीम लॉन्च की दिसंबर के अंदर, और 3-4 महीने बाद में कोरोना का महामारी इस रूप में आई सामने, हमें सब काम छोड़ के उसी में लगना पड़ा। और मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में, और डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं, यहाँ के डॉक्टरों ने, हमने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है राजस्थान भर के अंदर, क्योंकि आजकल वीडियो गांव तक पहुंच गया है, वीडियो का सिस्टम। और उसी रूप में हमने गांव वालों को जोड़ा, सरपंच तक को, ग्राम सेवक को, पटवारी को, CMHO को, उनके अधिकारियों को, सब जगह हम लोगों ने ये कोशिश करी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस प्रकार RT-PCR टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज पूरा फ्री हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है। 40-40 हज़ार के जो इंजेक्शन थे वो राजस्थान सरकार ने फ्री में दिए, जो देश में कहीं पे भी नहीं दिए गए थे। और उसी रूप में भीलवाड़ा मॉडल बना, तो देश के बाहर दुनिया तक में वो मॉडल गया कि इस महामारी से लड़ने का एक अच्छा मॉडल ही हो सकता है। वो मॉडल आज भी काम आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस रूप में जो कोरोना का प्रबंधन किया गया, उसको देश के अंदर सब लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया। अभी हमने जो आयुष्मान भारत की योजना थी भारत सरकार की, और पिछली गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी यहाँ पर, तब उनकी स्कीम थी भामाशाह योजना, 3 लाख का बीमा था उसमें। और दिल्ली वाला जो केंद्र की स्कीम थी उसमें 5 लाख का था वो बीमा। हमने दोनों को मिलाया, और अब हमने उससे और 2 कदम आगे बढ़ गए हम लोग, क्योंकि जब हमने कहा पहला सुख निरोगी का आया, तो 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपये लगेंगे सरकार के। हम लोगों ने 5 लाख का चिरंजीवी योजना नाम की योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें मरीज को जो है, और वो स्कीम पूरे प्रदेशवासियों के लिए है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए वो योजना लागू की गई है। और उसमें यहाँ तक है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक का खर्चा, और जब आप ठीक हो जाओ अस्पताल में, उसके बाद में 15 दिन तक खर्चा भी उसके अंदर शामिल है। और ये कैशलेस है, कोई जीवन बीमा निगम की तरह नहीं कि पहले आप जमा कराओ, फिर बिल पेश करो, फिर वो आनाकानी होती, कुछ नहीं है, कैशलेस है। कल मैं नागौर में था, मुझे वहाँ 2 पेशेंट मिलाए गए जिनका इलाज यहाँ बिरला हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट के अंदर। ये स्कीम प्राइवेट में भी है
और ये स्कीम सरकार के अंदर भी है। एक मरीज था जिसका ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक नया पैसा उसको नहीं देना पड़ा अस्पताल के अंदर। एक मरीज का ऑपरेशन कोई उसका ऐसे ही कुछ था नर्स का, करीब 3-3.5 लाख का बिल बना, उसको एक नया पैसा नहीं देना पड़ा। अंदर गया, वापस आया, उसको फ्री में वो घर पे आ गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ भी मुझे बताया गया कि 2350 मरीज आपके इसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं आपके कैंसर अस्पताल में, महावीर कैंसर अस्पताल के अंदर भी। तो ये मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार की मंशा है कि आने वाले वक्त में और हम मेडिकल हेल्थ सुविधाओं में और आगे बढ़े और देश में एक मॉडल बने राजस्थान, कि राजस्थान सरकार ने जब से हम लोगों ने 10 साल पहले फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे, उसके भी बहुत लोगों ने उस वक्त में बहुत अप्रिशिएट किया पूरे देश के अंदर। अब हम आगे बढ़ गए और ये चेंज योजना लेके आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसमें बहुत कामयाब होंगे। बाकी तो हमने बहुत काम किए, आपने गाँव के अंदर भी CHC को मॉडल बना रहे हैं हम लोग। और अभी जो देखा आपने ऑक्सीजन की मारामारी, और मुझे तो दिल्ली भेजना पड़ा धारीवाल जी को भी, रघु शर्मा जी को भी, कल्ला साहब को भी, 3 मंत्रियों को मैंने बात की। प्रधानमंत्री जी से अलग करी, प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अलग करी, गृह मंत्री अमित शाह जी से अलग करी, मिस्टर डोभाल जो सिक्योरिटी के इनके एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बात करी, मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी। इतना दबाव दिया कि ऑक्सीजन के बगैर कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से कम राजस्थान बदनाम नहीं हुआ, हमने मैनेज किया ऑक्सीजन को भी। बाकी आप देखिए यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि कर्नाटका के अंदर कितने लोग मर गए वहाँ ऑक्सीजन की कमी, 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, 15 मिनट की है, ख़त्म हुआ मामला। अब हमने यहाँ पर करीब हमारे पास 250 मेडिटन का पहले व्यवस्था थी, अब हमने अभी जो प्लांट लगा करके 1000 मेडिटन तक की व्यवस्था हमने कर लिया। और कोटा साहब कह रहे थे कि महावीर केंद्र में भी उन्होंने एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है, तो कम से कम इमरजेंसी के अंदर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रयास है कि किस प्रकार हम, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब जो वक्त आया है और इस 21वीं सेंचुरी में लोगों ने देखा है कोरोना काल, सुनते हैं कि कोई स्पेनिश फ्लू आए थे कोई ज़माने के अंदर, लाखों लोग मर गए थे। ऐसे कई महामारी आई है 100 साल के अंदर भी, उसके पहले भी आई है, पर ये महामारी को जो देखा पूरा विश्व इससे एक साथ में ग्रसित हो गया। अभी तक भी आप देखिए, कल मैं देख रहे थे रशिया जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा प्रकोप आज भी चल रहा है कि वहाँ बेड नहीं मिले लोगों को। अमेरिका में 1 लाख के आसपास मरीज आ रहे हैं अभी भी। जापान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अधिकांश जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी इस बार इस कोरोना काल में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी देख रहे होंगे, प्रोग्राम देखते होंगे, किस प्रकार से हालात खराब हुए, कोई कल्पना नहीं, लाखों लोग मारे गए। तो राजस्थान में हमने जो प्रबंधन किया उसके कारण से मृत्यु दर सबसे कम थी, रिकवरी रेट अच्छी थी। इस रूप में हमने एक चीज़ को देखा। ये भंडारी जी तो रात को 2-3 बजे तक फिरते थे हमें RUHS के अंदर, और किस प्रकार RUHS में जो सेवा की गई, लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और आगरा से और अनेक जगहों से राजस्थान में आते थे, अभी भी आते हैं। कल मुझे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि 2 पेशेंट तो एयर एम्बुलेंस से उनके अस्पताल में आए यहाँ पर, जबकि एयर एम्बुलेंस से यहाँ से लोग जाते थे पहले। आप लोग बताते रहते हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर है, पहले SMS से लोग कहते नहीं साहब यहाँ नहीं, हम तो वहाँ जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। अब प्राइवेट से शिफ्ट हो रहे SMS के अंदर। इस प्रकार से हमारी जो प्रायोरिटी है, हालांकि फिर भी बहुत कमी है मेडिकल सेवाओं में, अस्पतालों के अंदर, चाहे वो CHC हो, PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो,
फिर भी कई कमी मिलेगी हमें। अभी मैं आज गया सुबह मिलने के लिए एस.एन. सुब्बा राव जी, हमारे गांधीवादी है, जो 93 ईयर्स ओल्ड हैं, बीमार थे। वहाँ पर आए तो लोग मुझसे बाहर मिल गए, मैं भीड़ में खड़ा हो गया। एक साधारण आदमी ने कहा, साहब बाकी तो ठीक है, थोड़ी सफाई की कमी है। मतलब आप सोचिएगा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि सफाई का भी महत्व है, स्वच्छता का भी महत्व है। अगर स्वच्छता है तो बीमारी नहीं आएगी। कुछ काम आपने बनाई जी, आपने शुरू करवाया भी है अस्पताल के अंदर, वो भी आपने मुझे दिखाया आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉयलेट हो चाहे वो अन्य जो वार्ड में स्थिति है, चादर भी क्यों नहीं हो, अगर टाइम पे चादर नहीं बदलेंगे हम लोग, गंदी पड़ी रहेगी तो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इलाज करवा है, उसके बावजूद भी जो मरीज आएगा उसको थोड़ा एक अनकम्फर्टेबल फील करेगा। वो बात छोटी छोटी होती है, उस पर ध्यान देने का वक्त है। हम लोग भी, सरकार भी अपने स्तर पर पूरा ध्यान देगी और मुझे उम्मीद है कि ये माहौल जो बनेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर नया संस्कार, नई संस्कृति मेडिकल साइड में बनेगी। इस प्रकार कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा, समय बहुत कम है। और अभी हम लोग भी, क्योंकि एसओपी जारी की हुई है, इसलिए बहुत कम लोगों को बुलाया गया। यहाँ पे भी बता रहे थे बनाए साहब, मीटिंग कर नहीं पा रहे थे 1.5 साल से, 2 साल से मीटिंग कर नहीं पा रहे थे। हम लोग वीसी से बात करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। तो नेता लोग तो जो है रात दिन जब जाके मोहल्लों में, गलियों में, गाँव में भाषण देते हैं, वो हैबिट पड़ी हुई थी, 1.5 साल से छूट गई। अब वो हम वार्म अप हो रहे हैं, अभी तो वार्म अप हो रहे हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शुरुआत करिए। मेरे ख्याल से पहली दूसरी मीटिंग है ये। कल परसों मैं गया था, वो मीटिंग थी 2-3 चुनाव वाली, कल थी नागौर में, और आज ये मीटिंग हो रही है। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी उम्मीद करते हैं थर्ड वेव की बात जो है वो वेव नहीं आए, पर हमने तैयारी कर रखी है। कैसी भी वेव आए राजस्थान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था कर रखी और कोई तरह की लापरवाही नहीं है। चाहे अभी ऐसा माहौल बन गया है, एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, एक भी मृत्यु नहीं हो रही है, तो लगता है कि सब ठीक है। उसके बावजूद भी मैं अपील करता रहता हूँ पब्लिक से भी, मास्क लगाओ, अभी भी ध्यान रखो। जब वेव आती है, अचानक आती है, और दूसरी वेव जो आई थी वो थी खतरनाक थी, डेल्टा वाली, जिसमें लोग मारे गए ज़्यादा पूरे देश के अंदर। जल्दी लंग्स तक पहुंच जाती थी बीमारी, और कई लोग इसीलिए मारे गए कि टाइम पे अस्पताल नहीं गए कि घर पे ठीक हो जाएंगे, सर्दी जुकाम हो गया होगा। तो आई तो ऐसी आई, पहली वेव भी ऐसी आई थी पूरे देश के अंदर। एक पेशेंट आया था केरला के अंदर, एक पेशेंट आया था जयपुर के अंदर, स्विट्जरलैंड का आया था, और यहाँ भर्ती हुआ था एसएमएच के अंदर, और वो दिल्ली गया, उसकी डेथ हो गई। 2 पेशेंट की शुरुआत हुई, वो पूरे देश में फैल गए। ये स्थिति रही थी सब जगह पर, इसलिए हम लोग बिल्कुल सावचेत हैं, ध्यान रख रहे हैं, सब इंतजाम कर रखे हैं, और सब लोग सीधे से देख रहे हैं उसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के लिए आने की बात की जाती है या बुजुर्गों के लिए की जाती है। अभी तक तो हमने यहाँ चाहे वैक्सीन की बात हो, आज राजस्थान 4 राज्यों में टॉप पर है देश के अंदर, तो कोई कमी नहीं रखी है। वैक्सीन की बात हो, वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है, और मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी डोज भी लगानी चाहिए टाइमली। कई मुल्क में तो तीसरी डोज लगाने लग गए हैं लोग बूस्टर डोज के रूप में। हमें भी दूसरी डोज लगवानी चाहिए, और ये बात बिल्कुल तयशुदा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। वैक्सीन लगने के बाद में हो सकता है कि वो संक्रमित हो जाए, कोरोना हो जाए, पर उसकी किसी भी कीमत पर उसकी डेथ नहीं हो सकती है। इतना बचाव आपको वैक्सीन कर रही है, इसी रूप में हमें उसको ध्यान देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम लोग जो व्यवस्था किए हुए हैं उस पर हम लोग पूरी तरह
इस पर कामयाब होंगे। बाकी ज़मीन का मामला तो धारीवाल साहब के कोटा साहब के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मुझे याद है 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना ही था, आप मंत्री बने थे विभाग के, और ये हमें पकड़ के लेके आ गए थे। उस वक्त पीछे आपके गए थे हम लोग, हाथों हाथ ज़मीन आपने वहाँ अनाउंस करवा दी, ज़मीन मिल भी गई और आपने हस्ती महाराज साहब के नाम से हस्ती धर्मशाला बना भी दी। क्या हुआ? 200 कमरे हैं। तो आपके कामों को कभी मना किया नहीं गया। अब अपने 3 लोगों जो 5 लोगों, जो काम जो आपने दिया है, आप पब्लिक का काम कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सरकार पूरा सहयोग करेगी और रीजनेबल पैसा होगा उतना पैसा हम आपसे मांगेंगे, ज़्यादा नहीं मांगेंगे। यही बात कहता हुआ मुझे आपने याद किया। हमारे मंत्री कुछ सलमान जी तो आज वो गुजरात के इंचार्ज बन गए हैं, इतने लोग फंस गए, आए नहीं, उनका फ़ोन आ गया था, उन्होंने शुभकामनाएं दी आप सबको। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और पुनः एक बार आपकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से नरोत्तम कोठारी जी को, तमाम अमीला जी को, तमाम इनके परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने काला साहब के परिवार के सदस्यों को, सोना साहब के परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने अपने आप को झोंक रखा है मिशन के रूप में, उस मिशन को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं आने देंगे। और ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बहुत कामयाब जो आपने चला रखा है, आधुनिक मशीनें आपके यहाँ आती हैं, लेटेस्ट आप इक्विपमेंट रखते हो यहाँ पर, अच्छे डॉक्टर्स को आप बुलाते रहते हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ये अस्पताल अपना नाम और ऊपर करेगा देश के अंदर। ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।